नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। देशवासियों, ये प्रहार हमें कोरोना पर जारी रखना पड़ेगा क्योंकि आज देश एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये आप और मैं दोनों समझ पा रहे हैं, पर क्या हमारे राजनेता समझ रहे हैं? क्यों ये राजनेता आज भी पार्टियों की लड़ाई से प्रदेश की लड़ाई तक पहुंच गए हैं? ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ना आपने, ना हमसे पहले वाली पीढ़ी ने, ना हमसे अगली पीढ़ी ने कभी सोचा होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु होने लगेगी। ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में होगी, अस्पताल हाईकोर्ट जाएगा क्योंकि सरकारें आपस में लड़ रही हैं, राजनेता आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं हरियाणा कह रहा है मैं दिल्ली को नहीं दूंगा, दिल्ली कह रहा है हरियाणा ने मेरी ले ली, उत्तर प्रदेश कह रहा है कि दिल्ली हमारे स्टेट से सारी ऑक्सीजन ले जा रहा है। ये हो क्या रहा है? जैसा मैंने कहा दोस्तों, देश सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से अधिक कोरोना केस सामने आ गए। यह आपसे छुपा नहीं है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक 24 घंटे रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास जारी है, लेकिन कोरोना संक्रमण की सुनामी इतनी भयावह है कि सारी कोशिशें, सभी प्रयास अधूरे साबित होते दिख रहे हैं। राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कड़ी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन अभी तक सब बेअसर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए आज खुद एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में तेजी लानी चाहिए, लानी होगी। दवा और ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए यूपी सरकार ने दावा किया कि कालाबाजारियों पर वो पलटवार कर रहे हैं। ऐलान कर दिया गया है, कार्रवाई भी हो रही है, कहा है, फिर भी मुनाफाखोर बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का आलम यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 3 से 4 गुना दाम लोगों को, आम जनता को, आपको और हमको खर्चना पड़ सकता है। हरियाणा के जिंद में अस्पताल में वैक्सीन 1700 डोज चोरी हो गई। माफ कीजिएगा, 1700 डोज चोरी हो गए। जब जरूरत एकजुट होकर कोरोना को खत्म करने की हो, तब देश के अंदर कुछ लोग इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। इन मुनाफाखोरों के ऊपर जिस तरह से हमने कोरोना पर प्रहार किया है, उसी तरह से इन मुनाफाखोरों पर भी प्रहार करेंगे। और आज पहला सवाल मेरा 5 के प्रहार पर कि क्या ऑक्सीजन और दवाओं के मुनाफाखोरों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? क्या यह प्रहार है आम जनता का? क्या कोरोना की दूसरी लहर में संकट का आकलन में सरकार फेल रही है? क्या फेल रही है? क्या दूसरा प्रहार आज हमारा? तीसरा प्रहार कि क्या कोरोना पर जिस तरह का हाहाकार मचा है, क्या उससे साफ है कि सिस्टम फेल हो चुका है क्या? और अगर हो चुका है तो क्या कारण है? उनको सुधारना पड़ेगा। चौथा कारण, क्या सरकारों को संकट से इस दौर में राजनीतिक बयानबाजी से बचना नहीं चाहिए और जनता के लिए एक साथ आके काम करना चाहिए, जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं। और आज 5वां और आखिरी प्रहार कि क्या देश में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अब आपातकालीन राष्ट्रीय नीति बनाना जरूरी है क्या? यह है आज हमारे 5 प्रहार। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गैस नहीं मिल रही है, 95 की उम्र है उनकी। कोरोना की दूसरी लहर से देश की सांसें उखड़ रही हैं। सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद जमीनी हालत में सुधार नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं। मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। यहां तक कि कुछ अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, ऑक्सीजन खत्म होने की डेडलाइन घोषित कर दी है। बताइए, आप क्या दिखा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये मेडिकल कॉलेज का पर्चा है। 3 दिन से हम लोग खड़े हैं, कोई गैस नहीं। हमारी कहाँ गए आप? अपने देश में गैस नहीं मिलेगी तो भी कहाँ जाएंगे भाई? हम लोग बराबर ले रहे हैं, बराबर ही हम लेते हैं। हमारी 3 दिन से यहाँ पे नहीं गैस नहीं मिल रही है और 95 की उम्र है उनकी, और हमेशा मिलती थी। अब 2 दिन से दौड़ा रहे, दे नहीं रहे हैं। बता रहे सब मेडिकल कॉलेज जाएगा, प्राइवेट वाले वहाँ रिफर करके वहाँ से लिखा, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया है। हालात कितने बिगड़ चुके हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने ऑक्सीजन, दवा और वैक्सीन पर स्वतः संज्ञान लिया है। ऑक्सीजन आपातकाल के बीच सरकारें आपसी सहयोग बढ़ाने की बात कर रही हैं, लेकिन मरीजों की संख्या और संक्रमण दर जिस तेजी से बढ़ रही है, हर इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा सा ताला लगा दिया है, इतनी बड़ी लाइन लग रही है, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ महिलाएं हैं,
बच्चे हैं, सब लोग सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं। हाँ। कल भी यही परिस्थिति थी। 4 बजे से लगे हैं। यहाँ ऊपर में बोर्ड में लिखा है 24 घंटे उपलब्ध है। लेकिन अभी तक यहाँ तो देखिए ताला तक नहीं खुला अभी तक। और रेड क्रॉस को गवर्नमेंट ने उनके हाथ में दिया है, एनजीओ को, और वो इतने लापरवाह है, एक मैनेजमेंट नहीं है ठीक से यहाँ। ये देखिए गवर्नमेंट बोल रही है 2 गज की दूरी, कहाँ है 2 गज की दूरी बताइए। आदमी यहाँ 1 जान बचाने आया और 1000 जान गवा के जा रहे हैं, बताइए। कोई आप बाहर नहीं आया, सीएम अंदर ही बैठी हुई है, सीएम अंदर बैठी हुई है, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है। कहाँ गए इंजेक्शन? सुबह 4 बजे से लगा हुआ हूँ और कुछ हमारे साथी लोग हैं वो 3 बजे से लगे हुए हैं और कल भी लगे हुए थे। बोला गया था कि 10 बजे खुल जाएगा एएम में। अभी 10 बजे से भी नहीं खुला। 12 बज गया, अभी कोई खाना भी नहीं खाया। मेरे पिताजी लालमती में भर्ती हैं। बोला कि आप लेकर आओ तो इंजेक्शन लगेगा। यहाँ पे आए तो न यहाँ पे कोई सुनवाई हो रही न कुछ हो रही है। जिस वक्त महामारी के लिए पूरा देश एकजुट हो रहा है, उस वक्त भी कुछ लोग इस आपदा को मुनाफाखोरी का अवसर बनाने में जुटे हैं। कुछ ऐसे गुनहगार हैं जो आपदा में भी अपनी जेब भरने में जुटे हैं। दवा से लेकर ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी कर रहे हैं। हमने रात को मेरे ख्याल से 17,000 में वो फुल साइज वाले सिलेंडर भेजे अपनी गाड़ी में। अब हमें पता होता ना ये समस्या है सामने, तो हम तो खुद स्टॉक करके रखना है। तुम्हारी मार्केट में जो गैस, जो ऑक्सीजन वाली गैस भरते हैं, वैक्सीन की चोरी कर रहे हैं। सबसे मुश्किल घड़ी में जो लोग बने हुए हैं इंसानियत के दुश्मन, आज जरूरत है उन पर मिलकर प्रहार करने की। जी हां, क्योंकि प्रहार तो जारी रहेगा, चाहे ये मुनाफाखोर हो या ये कोरोना वायरस। तभी भारत जीतेगा, पूरा भारत की जनता एक साथ आएगी। तभी मेरे साथ मेरे 4 साथी इस समय लाइव में। अनुज है नोएडा से, विवेक राय है लखनऊ से, सुमी है रायपुर छत्तीसगढ़ से और अमनदीप है चंडीगढ़ यानी हरियाणा पंजाब से। मैं सीधा जा रहा हूं सबसे पहले अपने साथी अनुज के पास। अनुज, आप इस समय नोएडा में हैं। नोएडा में आप कहां खड़े हैं और क्या हालात है? लोग बेहाल है ऑक्सीजन के लिए। मोदी नगर में सबसे बड़ी ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, 40 से 45 किलोमीटर दूर है सिर्फ नोएडा से। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि कैलाश अस्पताल तक, जो कि नोएडा के सांसद महेश शर्मा का है, वहां भी सिर्फ 5 से 6 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ये हो क्या रहा है अनुज? जी बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे की ऑक्सीजन प्रकाश हॉस्पिटल पे मैं इस समय मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 33 में, और ये तस्वीरें हैं। देखिए 2 घंटे की ऑक्सीजन यहाँ पे जो बताया गया है। अभी हमारे सीईओ से यहाँ की बात हुई तो उनका कहना था कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है सिर्फ। और देखिए वजह सुनिए, वजह जो उन्होंने हमें बताई कि हमारा वेंडर था जो हमें फरीदाबाद से ऑक्सीजन मिलती थी, आज उन्होंने कह दिया कि पहले जो है हरियाणा को ऑक्सीजन दी जाएगी, उसके बाद बचती है तो दिल्ली को ऑक्सीजन दी जाएगी, फिर अगर बचती है तो उत्तर प्रदेश तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। और तो इस हॉस्पिटल पे 1:30 बजे का ये समय था जब इनके वेंडर ने इनको मना कर दिया कि हम आपको ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे करीबन अनुज, मेरे को दिख रहा है कि अस्पताल के बाहर कुछ लोग परेशान खड़े हैं। अनुज, आप अपने कैमरा पर्सन को बोलिए कि अस्पताल की तरफ कैमरा करे। अस्पताल के बाहर कुछ लोग खड़े हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा है अनुज जी। उन लोगों की परेशानी जारी है। जरा अपने कैमरा पर्सन को बोलिए, दिखाए। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरों पे रहूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन के कहूंगा कि आपको तस्वीरें यहाँ से लगातार दिखाते रहें जब तक हम लोगों को बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानी प्रकाश हॉस्पिटल की अगर बात करें तो चल रही है। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि इनके सीईओ से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूँ, यही वो परेशान गार्जियन हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऑक्सीजन का यहाँ इंतजाम हो जाए, क्योंकि अस्पतालों ने तो ये कह दिया है क्योंकि आप और बेड देख लीजिए, हम पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन किसी तरह नहीं है पर। जी बिल्कुल, इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। क्या आप अगर बता सकें कि क्या कुछ प्रॉब्लम है? अभी अंदर हमारी बातचीत हुई थी कि ऑक्सीजन का वेट करना गया, हमें फ़ोन आता है ऊपर से, आइए अब ब्रीफ करना है। हमें बुलाया गया, फिर बताया गया कि आपके पास 4 घंटे हैं, आप अल्टरनेटिव देख लीजिए। तो हम लोग सब पका आ गए कि सर हम अल्टरनेटिव कहाँ देखेंगे आज के सिचुएशन में। बोले हम वी आर हेल्पलेस, वी कैन ओनली से कि आप बचा लीजिए, अपने पेशेंट को बचा सकते हैं। हमसे जितना हो सकता था हमने कर दिया, बाकी गवर्नमेंट देख सकता है और भगवान देख सकता है। ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की बेसिकली हमें ऑक्सीजन की वजह से बोला जा रहा है, आप दूसरी जगह बेड देख लीजिए। मैम अगर आप बता सकें कि क्या सर यही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी कहा गया। यहाँ के सीईओ आए और सारे अटेंडेंट को बुला के बोला गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 5 बजे तक का अवेलेबल है, आप अपने पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट करा सकते हैं या फिर कोई और अल्टरनेटिव आप देख सकते हैं। तो सर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम कहाँ से ऑक्सीजन लेकर आएंगे। और किसी भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। हमारा भैया सर आईसीयू में है इस टाइम पे, उनका सैचुरेशन लेवल बहुत डाउन जा रहा है, वो बाईपैप पे सांस ले रहे हैं। तो हम कैसे उनको ऐसी स्थिति में उनको कैसे कहीं और लेके जा सकते हैं?
सर बहुत बुरी सिचुएशन है, बहुत बुरी सिचुएशन है यूपी में। देखिए ऐश्वर्या, ये तस्वीरें हैं, ये वो परेशान अटेंडेंट हैं जो बेचारे बता रहे हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि हॉस्पिटल कह रहा है ऑक्सीजन नहीं है। देखिए हॉस्पिटल को भी इसमें ब्लेम नहीं करा जा सकता। हॉस्पिटल से जब हमारी बातचीत हुई, सीईओ से बातचीत हुई, तस्वीरों पे मैं कहूँगा बने रहे मेरे कैमरा पर्सन, तो उनका कहना ये था कि हमारे पास वेंडर ने आखिरी समय पर मना कर दिया कि सबसे पहले ऑक्सीजन हरियाणा में पूर्ति होगी, हरियाणा के बाद दिल्ली में पूर्ति होगी और दिल्ली के बाद अगर बचती है तो यूपी में पहुँचाई जाएगी। इसलिए कोई और विकल्प नहीं बचा है। इसलिए उन्होंने अपने अटेंडेंट्स को और जो पेशेंट हैं उनके अटेंडेंट को कहा कि आप कोई और अस्पताल देख लीजिए। हम सभी स्थिति को जानते हैं ऐश्वर्या कि इस समय कहीं पे भी अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। ऑक्सीजन की लगातार हर जगह कमी देखने को मिल रही है। देखिए बात करेंगे। जी मैडम बताइए। सर यहाँ पे मैं कल लेकर के आई थी, मेरा बच्चा सीरियस कंडीशन में है, बट आज मेरे को एकदम से अचानक कह दिया अपने बच्चे को यहाँ से हटाओ। मैंने सब जगह कांटेक्ट किया, सब कुछ किया, बट कोई भी आगे नहीं आ रहा और कह रहे हैं आपको आधे घंटे के अंदर खाली करना। मैं अपने बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ? गवर्नमेंट कह रही है सिलेंडर दे रहे हैं, हम सिलेंडर दे रहे हैं। क्या दे रही है गवर्नमेंट? केजरीवाल गवर्नमेंट कह रही है, योगी सरकार बोल रहे, क्या कर रहे हैं? यहाँ डीएम वीएम सब आ गए, कुछ करके गए अभी तक भी। ये हॉस्पिटल वाले, इनसे पूछा मैंने, इन्होंने कहा कि आप बात करो कि क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं इतनी देर से यहाँ बैठी हुई थी, रो रही थी, बैठी बैठी कहीं ना कहीं अरेंजमेंट कर रही थी, बट कहीं नहीं अरेंजमेंट हुआ। अभी मैं जीटीबी में नेट पे देख रही थी तो वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि है जगह खाली, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा। और आज मैंने कैसे करके एक इंजेक्शन का अरेंजमेंट किया, वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको बेटर स्थिति हो रही है। और अब ये ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो तो मर जाएगा वो। देखिए ऐश्वर्या, ये तस्वीरें हैं, ये सच्चाइयाँ हैं, ये दयनीय स्थिति है जहाँ पे परिजन जो हैं वो इस तरीके से परेशान हैं, रो रहे हैं। और अगर भारत के राजनेताओं को ये समझ आता है अनुज, ये एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कर रही है। अनुज आप बने रहिए, मैं नोएडा सीधा जा रहा हूँ लखनऊ, और मैं अमनदीप और सुमी आपके पास भी आऊंगा। लेकिन विवेक आप लखनऊ में हैं, लखनऊ की हालत बेहतर नहीं और खराब है। उत्तर प्रदेश की सरकार को कड़े निर्णय लेने होंगे। एक माँ की आवाज सुनिए आपने नोएडा में, कह रही है मेरा बच्चा है, उसको बोल दिया है हटा लो इस अस्पताल से, ऑक्सीजन नहीं है। विवेक लखनऊ में क्या हाल है? देखिए अभी आपने जैसे नोएडा की तस्वीरें दिखाई, लखनऊ में भी मैं लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार जहां भी जा रहा हूं लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और हर एक अस्पताल, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो कल जैसे लखनऊ का जो चंदन हॉस्पिटल उसने कल बोला, मेयो हॉस्पिटल ने बोला, मेकवेल हॉस्पिटल ने बोला, आज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने बोला कि जो उसके जो लोग हैं, जो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो एक तरीके से अवेलेबिलिटी है वो मात्र 1 से 2 घंटे की बच रही है और उसके बाद उनके पास किल्लत होगी। तो ये चीज़ें अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। और मैं एक पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स वो मेरे साथ हैं, मैं उनसे समझना चाहूँगा। ये बताइए कौन एडमिट है आपका और कहाँ पे है? मेरे मौसा जी एडमिट हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है। कहाँ पे? घर पे हैं? हॉस्पिटल में? कहाँ पे है? अभी तो एडमिट हो ही नहीं पा रहे, अभी तो घर ही पे हैं। एडमिट नहीं हो पा रहे हैं? क्या कह रहे हैं लोग? बेड ही नहीं खाली है वहाँ पे। बेड नहीं खाली है, तो अभी आप ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं? जी 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। पहले तो व्यवस्था हो भी जाती थी, लेकिन इस समय तो बिल्कुल नहीं कहीं मिल रहा। क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं? जाते हैं वो कहते हैं है ही नहीं मेरे पास, यहाँ नहीं मिल पाएगा, दूसरी जगह देख लीजिए। तो ये देखा आपने, इस तरीके की चीज़ें अलग अलग लोग अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। और मैंने आज सुबह लखनऊ की डीएम से मैंने बात करी तो उन्होंने साफ किया कि जो भी लोग हैं सबसे पहले अस्पतालों को जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आइसोलेशन में हैं, जो घरों में हैं। जो मेरे साथ पेशेंट थे उनके फैमिली मेम्बर ऐसे ही हैं कि जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है या उनके फैमिली मेम्बर आइसोलेशन में हैं, घर पे हैं, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन जब वो डॉक्टर्स के पर्चे के बावजूद जब वो ऑक्सीजन उनके बाहर जाते हैं। मैं जा रहा हूं उत्तर प्रदेश से सीधा चंडीगढ़ से मेरे साथी अमनदीप इस समय मौजूद हैं। अमनदीप, दिल्ली और हरियाणा के बीच जो चल रहा है वो तो हम जानते हैं। मनीष सिसोदिया ने भारत से रिपब्लिक मीडिया से बात करते हुए कल कहा हरियाणा आने नहीं दे रहा है। मनोहर लाल खट्टर ने जवाबी वार करके बोला कि दिल्ली ने मेरी ऑक्सीजन ले ली है। इनकी लड़ाई से जनता को क्या मतलब है? अमनदीप, जनता त्राहिमाम कर रही है। अमनदीप,
देखिए ऐश्वर्या, जनता लगातार परेशान है। लड़ाई इन राजनेताओं की है, लेकिन जनता पे उसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं पंचकुला के कोविड हॉस्पिटल के बाहर, जहां पे हम आपको दिखाते हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे लोगों से कि कैसे लोगों पे इस चीज़ का असर पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ कोविड के पेशेंट्स हैं, उनके परिजन हैं या जो लोग हैं वो सैंपलिंग करवाने आए हैं, वही यहाँ पे आते हैं। लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक परिजन है जिनके कोविड पेशेंट है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत है जी, कौन आपकी एडमिट है? सर मेरी ना बड़ी मम्मी एडमिट है, तो उनके ना उनको ऑक्सीजन नहीं थी कि मशीन चाहिए थी, तो उन पे वैसे इनके कह रहे हमारे पास है नहीं है, भी तुम अरेंजमेंट करो, 65,000 रुपये की मशीन है। नहीं, हॉस्पिटल ने आपको बोल दिया कि हमारे पास मशीन नहीं है। हॉस्पिटल ने कहा वैसे है, इन्होंने पेशेंट पे लगा रखी थी, तो हमें कह रहे भी तुम फटाफट करके लाओ, नहीं तो पेशेंट बचेगा नहीं। तो हमने ब्याज पे किसी से 65,000 रुपये पकड़े, वो मशीन ली और वो मशीन यूज़ भी नहीं हुई। वो यूज़ होने के बाद ऐसी पैकिंग रखी हुई है, तो वो हमारे से वापस भी नहीं हो रही वो मशीन। तो ऐश्वर्या देखिए, ये एक दिक्कत है, और भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एडमिशंस लेनी बंद कर दी हैं कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनके। यहाँ पे और भी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका, क्या दिक्कत है आपको? मेरा नाम नीरज है सर जी। मेरी मदर जो है ना वो कोविड पॉजिटिव आई थी 19 तारीख को। उसके बाद मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्राई किया, लेकिन एक एल्केमिस्ट है यहाँ पे एक हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि हमारे पास जो डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव पेशेंट को नहीं देखते, नेगेटिव पेशेंट ही आएंगे। तो उनकी तो चेस्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं उनको ले जाके दिखाना चाहता था। मैं क्या करूँगा ले जाके, वो बताएंगे टेस्ट वही तो होगा देख के। उन्होंने मना कर दिया। फिर एक वो दूसरा हॉस्पिटल है उजस, उनसे भी मैंने कहा कि कोई बेड है, आप एक बार डॉक्टर से दिखा के देख लो, इनको ज़रूरत है। तो उन्होंने फ़ोन पे मनाही कर दिया कि हमारे पास कोई बेड ही नहीं है। तो ऐश्वर्या देखिए, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो मना कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल है वो बोल रहे हैं कि हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास सिस्टम नहीं है, पेशेंट खुद इसका अरेंज कर ले। क्या ऐसी परिस्थिति में लोग कैसे लड़ पाएंगे? छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां से हमारी एसआईटी ने दिखाया था कि किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक रहा है, वहां पर मुझे ये बताइए सुमी, अब हालत बेहतर है कि नहीं है? जनता की क्या हाल है? चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा, पंजाब, हर जगह जनता त्राहिमाम कर रही है। सुमी जी ऐश्वर्या, बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि हमने दिखाया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और उसके बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट तुरंत ही स्वंग इनटू एक्शन। उसके बाद भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। ये उन सारे पेशेंट्स की लाइन है, उन सारे पेशेंट्स के रिलेटिव्स की लाइन है जहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए खड़े हैं, और मेडिकल स्टोर सुबह से नहीं खुला है। ये यहाँ लोग यहाँ पर 2 दिन से खड़े हैं, कुछ लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और किसी को भी कोई एश्योरेंस नहीं आया है फ्रॉम दी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्हें कब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा, कब उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा, कब उन्हें बेसिकली उनके पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये सारे लोग इसी उम्मीद में, काफी ड्रामेटिक विजुअल्स हैं ये, जैसे कि मैं दिखा सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन है। और ये हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल की। यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में था ये हॉस्पिटल अपने सारे डिस्क्रिपेंसीज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं मेडिकल स्टोर अब भी बंद है। हमने यहाँ 1:30 बजे आके एक रिपोर्ट की थी, हमने दिखाया था कि कैसे मेडिकल स्टोर बंद था जो 24/7 अवेलेबल कराता है, उपलब्ध कराता है मेडिसिन, लेकिन ये हालत, ये तस्वीरें सुमी अपने आप में बयां कर रही है, ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही है कि कोई फर्क नहीं है, चाहे लखनऊ हो, मुंबई हो, छत्तीसगढ़ हो, चंडीगढ़ हो, जनता परेशान है। मेरे साथ पूरा आज नेता है अलग अलग पार्टी के, मेरे साथ आज पूरा पैनल है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज, अमनदीप, विवेक, सुमी, दोबारा आएंगे आपके पास, कहीं मत जाएगा, मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास। मेरे साथ संजू वर्मा जी है, मेरे साथ बीजेपी की नेत्री है वरिष्ठ, मेरे साथ आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता है रीना जी है, मेरे साथ विनय सिंह है लेखक, मेरे साथ हरीश खुराना है दिल्ली बीजेपी के नेता है, दीपक झा है। मैं सबसे पहले जा रहा हूं संजू वर्मा और संगीता जी के पास। संजू वर्मा जी, ये समय है बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी ना करने का, एक साथ आने का, लेकिन अब जहां मर्जी देखिए, दिल्ली कह रहा है कि मेरे को हरियाणा और यूपी से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हरियाणा कह रहा है कि मेरी ऑक्सीजन दिल्ली रोक ले रहा है। आम आदमी की क्या गलती है? संजू वर्मा जी ये बताइए, आम आदमी की क्या गलती है? संजू वर्मा जी, रीना जी, एक एक करके। ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अभी फिलहाल माहौल है उसमें हम सबको एकजुट होकर भेदभाव के बिना काम करना है ताकि कोविड महामारी पर हम जीत पा सकें।
ये कहना तो आसान है पर करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि फिलहाल जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो लगभग 3000 से 4000 मेट्रिक टन है। पर दिलचस्प बात यह है, मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री से कुछ आंकड़े मंगवाए। डिमांड 3000 से 4000 मेट्रिक टन है, सप्लाई फिलहाल 7300 मेट्रिक टन है। तो आखिर जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो ये हाय तौबा और हाहाकार क्यों मचा हुआ है? तो मैंने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी नहीं है ऐश्वर्या जी, मेन कमी है ऑक्सीजन टैंकर्स की, क्रायोजेनिक टैंकर्स की और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, जिनके द्वारा ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। और मैं ये भी बता दूं कि चाहे आप राजेश भूषण जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं सीनियर, उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें या फिर जो प्रधानमंत्री के हाल फिलहाल में बयान आ रहे हैं, हमारे पास 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन फिलहाल। संजू जी मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं। संजू जी मेरे को आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। संजू जी मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, संगीता जी से ये कह रहा हूं, हनीश खुराना से ये कह रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, क्या जो माँ नोएडा के प्रकाश अस्पताल के बाहर खड़ी है, क्या वो भाई जो नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, क्या वो बाप जो हरियाणा के फरीदाबाद के अस्पताल के बाहर खड़ा है, उसको आप ये समझा सकती है संगीता जी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सिलेंडरों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, टैंकर की कमी है। सरकार का काम है, सभी राज्य सरकारों का काम है, एक साथ आके काम कीजिए। प्रधानमंत्री ने आज बैठक लेके इंटरवीन किया है, कहा है ऑक्सीजन पहुंचाइए, कोई रोक टोक नहीं होगी, बॉर्डर खुले हैं। संगीता जी, रीना जी बताइए। रीना जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। रीना जी देखिए ऐश्वर्या जी, हमें ऑक्सीजन की बात को थोड़ा ढंग से समझना होगा। इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार की विफलता है। केंद्र सरकार जो है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के चुनाव में बिजी है और पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लूटे जा रहे हैं, ट्रक्स रोके जा रहे हैं, इसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये सरासर झूठ है। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्लांट से किस स्टेट को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी? संजू वर्मा जी शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए, आपकी बहुत बुरी हालत है बीच में बोलने की। इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार की गलती है और किसी की गलती नहीं है। एक सरकार एक करके आप दोनों से निवेदन है, एक करके प्लीज। मैं पूछना चाहती हूँ आम ऐश्वर्या, इनको शांत कराइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। समझेगी ऐश्वर्या, संजू वर्मा जी को शांत कराइए, इनका माइक म्यूट करिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ के जाऊंगी। रीना जी कर रहा हूँ। रीना जी रुकिए, आप दोनों को समझना पड़ेगा, ये समय लड़ने का नहीं है। संजू जी आप रुके, संजू जी आप मत लीजिए किसी से सलाह, बट प्लीज रुकिए एक मिनट। संजू जी मैंने आपसे बोला, आपने कहा सिलेंडरों की कमी है, मैं कह रहा हूं आप उस मां को समझा सकती हैं कि आप भी एक महिला है, आप बताइए। आप अपना राजनेता वाला चोला 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, क्या आप एक मां को समझा सकती है संजू जी? नहीं समझा सकती है संजू जी कि ऑक्सीजन है, ट्रक नहीं है। और मैं यही बात आम आदमी पार्टी की नेत्री को भी कह रहा हूं, मैम क्या आप समझा सकती हैं? नहीं समझा सकती हैं। आप समझिए, ये आप अगर सेंटर को ब्लेम करेंगी रीना जी और सेंटर बोलेगा कि आपने नहीं दिया, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बोलने दूंगा। आप ये बताइए सरकारों से जवाबदेही मांगना गलत है। इसमें किसकी गलती है? हम किसके पास जाएंगे? एक एक करके बताइए जी, आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। हरियाणा से रिलीज नहीं हो रहा है तो हम किसके पास जाएंगे? ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ ऐश्वर्या, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ। एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ मैं, संजू जी मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की सांसद मेरे साथ मीनाक्षी लेखी जी जुड़ी हैं। मीनाक्षी लेखी जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। रीना जी वो साफ तौर पे कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। केंद्र सरकार की ये विफलता है। मैं कह रहा हूं इस समय आप पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है, जनता के साथ इकट्ठा होकर एक साथ खड़े हुई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी जी संजू जी संजू जी संजू जी संजू जी संजू जी संजू जी आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार की दिक्कत है। आपका काउंटर हरीश जी आ रहा,
आपको दे रहा हूं मैम, बोलिए प्लीज, प्लीज बोलिए। ऐश्वर्या जी बोलने का मौका दीजिए आप। हाँ, आप इतना टोकते हैं कि बोल नहीं पाता है आदमी। मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहती हूं, मैं राजनीतिकरण करने नहीं आई हूं इस संवेदनशील मामले का, पर आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गवर्नेंस क्या है इसका मतलब नहीं समझती। मैं ये बताना चाहती हूं, जो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर अपने आप को प्रवक्ता कहती है, गवर्नेंस हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी का सब्जेक्ट है, आपसे नहीं हो पाया, पूरा देश इस समय बुरी हालत में है। मुझे बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री अरविंद और केजरीवाल ने आपके पिछले होम एक साल मिनिस्टर में दोनों वेस्ट खर्चा बंगाल कर में दिए बैठे हुए हैं। अनाप लॉ एंड शनाप ऑर्डर की विज्ञापनों सिचुएशन पर। बन रही है पूरे आपने देश में इस दिल्ली वजह में से। कितने अस्पताल खुलवाए, आपने दिल्ली में कितने अस्पताल खुलवाए, आप लोग जो कर रहे हैं ना, दीजिए। आपने दिल्ली में कितने संजू जी, बेड लगवाए, इसका वो आंकड़ा दे या ना दे, इस समय बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। संजू वर्मा जी, आपको संजू जी, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं बार बार क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। रीना गुप्ता जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं जा रहा हूं हरीश खुराना के पास, उसके बाद में मीनाक्षी लेखी जुड़ेंगी, उनके पास जाऊंगा। देखिए रीना जी, आप कह रही है मैं आपको नहीं बोलने दे रहा, वो कह रही वो, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। आपके पास क्या इसका जवाब है? आप दोनों के पास क्या आप उस मां को बता सकते हैं कि उसको अस्पताल वालों ने ऑक्सीजन की कमी से उसके 8 साल के बेटे को बोला ले जाओ? क्या आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी बता सकती है? हरीश खुराना, हरीश जी, आपके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं आप, आज भी बताइए मेरे को ये हो क्या रहा है? ऐश्वर्या वाकई बहुत विकट स्थिति है जी, और मैं उम्मीद करता था आम आदमी पार्टी से कि वो इस वक्त राजनीति ना करके एकजुट होकर, जिनके मुख्यमंत्री जी धन्यवाद भी करते हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि राज्य और केंद्र मिलकर काम करें, लेकिन अफसोस उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के भाषणबाजी करते हैं और केंद्र को दोष देते हैं। अभी दोपहर को अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र का धन्यवाद देते हैं कि केंद्र से बहुत मदद मिल रही है, केंद्र से बहुत मदद मिल रही है, और यहाँ बैठ के उनके प्रवक्ता कहते हैं कि केंद्र की जिम्मेवार है। अगर जिम्मेवारी की बात करते हैं तो मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूँ। 14 तारीख को बैठक होती है जिसमें 20 तारीख के लिए जो 20, 25 और 30 तारीख के जो एस्टीमेट मांगा जाता है वो मांगा जाता है, और दिल्ली सरकार लिख के देती है कि हमें दिल्ली के लिए 300 चाहिए 20 तारीख के लिए, 320 चाहिए, 349 चाहिए अप्रैल 25 के लिए, और 30 अप्रैल तक के लिए हमें 445 मीट्रिक टन देनी चाहिए। अगर आप ये लिख के देते हैं और केंद्र हिसाब से एलोकेशन करता है और 18 तारीख को आप कहते हैं जी नहीं नहीं हमें 700 मीट्रिक टन चाहिए, जिसका कोर्ट के अंदर जब बात आती है तो उससे जब कैलकुलेशन होती है तो उसमें 352 मीट्रिक टन निकाला जाता है 18,000 पेशेंट के हिसाब से। अब मुझे बताइए कि आप सडनली अपना जो मीट्रिक टन जो रिक्वायरमेंट है आप 2 दिन बाद जो लिख के देने के बाद चेंज करते हैं, और उसके बाद सेनापति कहता है कि सामने वाली सेना बहुत स्ट्रांग है, तो क्या मोटिवेशन रह जाएगा बाकी लोगों के अंदर? हो ये रहा है कि मुख्यमंत्री ने एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी पूरी दिल्ली के अंदर, और आज हुआ क्या, उससे होर्डिंग बढ़नी शुरू हो गई, उससे लोग अपने घर के अंदर सिलेंडर होर्डिंग करनी शुरू कर दी ताकि प्रॉब्लम ना आए। अगर सेनापति यही कहेगा कि मेरी आज सामने वाली सेना बहुत स्ट्रांग है तो क्या मैसेज जाएगा? आज स्थिति विकट है। उसके बजाय अगर आज मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोष दे रहे हैं कि हरियाणा सपोर्ट नहीं कर रहा और यूपी सपोर्ट नहीं कर रहा, आज दोपहर से पहले मुख्यमंत्री से बात करी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से संजू वर्मा जी आ रहा हूं आपके पास, मेरे को पता है आपको काउंटर करना। रीना जी जवाब दीजिए, रीना जी जवाब दीजिए, रीना जी जवाब दीजिए। रीना जी, ऐश्वर्या जी, पहली बात तो ये हर्ष खुराना जी बिल्कुल दो बातें। पहली बात है हर्ष खुराना जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमने 700 मीट्रिक टन की डिमांड की थी। दूसरी बात ये है सबूत, हमारा जो 378 मीट्रिक टन हमारे ऑक्सीजन को वहां से निकलने नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए कि आप केंद्र में आप मौका क्यों दे रहे हैं इस तरह की राजनीति का? आप उसका मिसमैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? आप ढंग से मैनेजमेंट करिए। आप आपने मुख्यमंत्री से बात करी, दीजिए कि कोई आपने मुख्यमंत्री से बात करी, क्यों इसके लिए कौन आपने मुख्यमंत्री से बात करी, आपको वाहवाही यूपी के मुख्यमंत्री से बात करी अगर प्रॉब्लम हो तो, अगर आपको रीना जी प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आपने मुख्यमंत्री से बात करी क्या? जवाब दीजिए ना, इस बात का जवाब दीजिए। स्टेट की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। देखिए दूसरा शुरू मत करेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाते हैं सर्टिफिकेट पे और सारी ऑक्सीजन आपने ऐश्वर्या
एक्सपोर्ट कर दी। ये वही तू ये जवाब दीजिए, आपने है बांग्लादेश को क्यों एक एक्सपोर्ट तरफ मुख्यमंत्री तारीफ करते केंद्र की और यहाँ बैठ के गालियां दी जाती तो हैं। आपने बांग्लादेश को ऑक्सीजन क्यों एक्सपोर्ट करी? ऐश्वर्या जी पूछिए, आज आप भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता को लेके आए हैं एक टीवी डिबेट में। 3 प्रवक्ता मिलके इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि किस तरह से कोविड का मिसमैनेजमें हो रहा है पूरे देश में। इनके पास जवाब ही नहीं है। एक बात का जवाब दे दो। पूरी तरह से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ। संगीता जी, रीना जी, संजू जी, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रधानमंत्री ने बंगाल की सभी रैलियां बंद कर दी है। विनय सिंह, संजू वर्मा जी, मैं आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कल बंगाल में थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, उन्होंने कैंसिल कर दी है कोविड-19 के चलते। ये जो महामारी की हालत हो रही है, प्रधानमंत्री क्षण कोविड का कोऑर्डिनेशन करेंगे। उन्होंने आज एक बैठक ली थी ऑक्सीजन के ऊपर। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी है, कैंसिल कर दी है कोविड-19 के चलते। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। संजू वर्मा जी, आपके पास जा रहा हूं। वरिष्ठ नेत्री है बीजेपी की संजू वर्मा जी, प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है जी। मैं कुछ कहना चाहती हूं ऐश्वर्या जी, आपके दर्शकों को। संजू ये जो वर्मा जी, आम आदमी पार्टी है, जब भी वाहवाही या ऐश्वर्या जी बोलने दीजिए प्लीज, जब भी वाहवाही लूटने का वक्त आता है तब आम आदमी पार्टी लाइन में सबसे पहले खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा पिछले जून जुलाई में जब दिल्ली में कोरोना के कारण हाहाकार मच गया था, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, घुटने टेक दिए थे कि भाई हमसे कोविड महामारी संभलती नहीं है। ये तो अमित शाह जी है। अमित शाह जी के चलते दिल्ली में कोरोना महामारी से लोगों को ये क्या मेरी बात में है? नो, आई विल नॉट स्पीक की ऑक्सीजन की सप्लाई ऐश्वर्या, दिस इज नॉट फेयर चल रहा है पूरे देश में। आई विल नॉट टॉक। यू प्लीज गेट दिस वुमन ऑफ द स्क्रीन। मैं बात नहीं करूंगी, ये गलत बात है। मैं कह रहा हूं, आप या तो मुझे खाली स्पीक कर लीजिए, मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। ऐसे नहीं, पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि मैं स्टूडियो से नहीं कर रहा हूं, इसलिए जो मैं कहता हूं उसमें 10 सेकंड का डिले है आप तक पहुंचने में। मैं जा रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं, देखिए आप पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए। संजू जी, पर्सनल कमेंट्स किसी पे मत कीजिए। संजू जी, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, प्लीज जनता के लिए सोचिए। रीना जी, उनको बोलने दीजिए, एक एक करके मैं आपके पास भी आऊंगा। प्लीज, जब आप बोलती है वो नहीं बोलती। मैंने टीका लगवा लिया है जी, मेरे बाबूजी ने टीका लगवा लिया है जी। क्या आपने टीका लगा लिया है जी? आप सिर्फ टेलीविजन पर आकर अपना चेहरा दिखाकर विज्ञापनों पर पैसा खर्च करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म नहीं आती? सारा का सारा जिम्मा आपने मोदी सरकार के सर पर डाल दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के क्षेत्र के अंदर आता है। ये अमित शाह जी ने पब्लिकली बोला है। रीना जी जवाब दीजिए। रीना जी जवाब दीजिए। संजू जी जवाब दीजिए। संजू जी, अब उनको जवाब देने दीजिए। संजू जी, अब उनको जवाब देने दीजिए। जवाब शांत हो रही है। संजू जी, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। रीना जी, विनय सिंह, रीना जी, विनय सिंह, बोलिए। रीना जी जवाब दीजिए प्लीज। रीना जी को ऐश्वर्या जी, मैं क्या बोलूं? अब आप बताइए। डिबेट जो है ऑक्सीजन पे चल रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई पे डिबेट चल रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन का कोटा, ऑक्सीजन का एलोकेशन केंद्र सरकार के हाथ में होता है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार फेल है। विनय सिंह जी, बोलिए मैम। मैं बोलूं रीना जी? ऐश्वर्य भाई, एक तो स्क्रीन पे जो लोग हैं, एक बात पहले समझ लें, और समझने वाली कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कोई मामूली संकट नहीं है। एक ऐसी आपदा है जिससे ऐतिहासिक आपदा है, मानव जाति पहली बार गुजर रही है। दूसरा, देखिए काला बाजारी के साथ साथ प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं उन पे भी एनएसए लगना चाहिए। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उसको प्रोपेगेंडा का शिकार मत बनाइए। केजरीवाल जी सेंटर की तारीफ कर रहे हैं और उनके प्रवक्ताओं को यहां करके अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। रीना जी, मैं आप बाद में बोलिएगा। और उन लोगों से पूछिए ईश्वर, जिन्होंने पहले कोरोना पर सवाल उठाए, पहले वैक्सीन पर सवाल उठाए और फिर कोरोना पर पहले सवाल, कोरोना है ही नहीं, फिर वैक्सीन पर सवाल उठाए कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं उसको प्रोपेगेंडा की श्रेणी में डालिए और वैसे सारे लोगों को एनएसए लगाइए आप। और
आम आदमी से अपील कीजिए कि आप तब तक घर से मत निकलिए भाई, हाथ जोड़ करके आग्रह है, जब तक कि पूरा देश वैक्सीनेट न हो जाए। और प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। आप सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, कोई भी हैं, आप पत्रकार हैं, आप डॉक्टर हैं, कोई भी है साहब, आप इस देश के नागरिक हैं और प्रोपेगेंडा से बहुत नुकसान होता है। आप जब टीवी पर बैठकर बोलते हैं तो लाख लोग देखते हैं, अगर एक आदमी भी आपकी बात पर विश्वास कर जाए आपकी प्रोपेगेंडा पर, तो उसका नुकसान होता है मेरे भाई। आप प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। और ये प्रोपेगेंडा ही तो था कि पहले वैक्सीन पर सवाल उठाए गए, कोरोना पर सवाल उठाए गए। कीजिए आप रीना जी, रीना जी, प्रोपेगेंडा का उस आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ऐश्वर्या जी, सिर्फ रीना गुप्ता चाहिए, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जवाब देंगी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जवाब देंगे रीना गुप्ता जी। रीना जी बताइए ना, आपने शुरू किया, मैं आपसे इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ रीना जी। जब ये सवाल नहीं सुनिए रीना जी, आपसे सवाल है। रीना जी देखिए, आप बोल रहे हैं पूरे डिबेट में आप कहते हैं मैं आपको नहीं बोलने दे रहा, उसी तरह से संजू जी कहते हैं, ऐसे नहीं ना। आप मेरी सवाल तो सुनिए। मैंने आपसे कहा, और ये क्या हो रहा है, आपने कहा केंद्र की दिक्कत है, आपने ब्लेम गेम शुरू किया। इस समय मैं आपसे बार में दोबारा पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब मेरे को दे सकती हैं? उन पेशेंट्स का, उन परिवार वालों का आप उनको ये बता सकती हैं क्या कि भाई केंद्र ने नहीं किया, या फिर जो संजू वर्मा जी कह रही हैं कि ऑक्सीजन तो है, ट्रक नहीं है? अरे समझा सकते हो क्या उस मां को, उस भाई को, उस बाप को? आप सबको एक साथ आने का काम है। आपने इलेक्शन जीता है, जनता ने आपको जिताया है, केंद्र में बीजेपी है, साथ में आइए काम कीजिए। जब प्रधानमंत्री काम करने को तैयार है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या किया, उन्होंने धन्यवाद कहा ना कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ा दी है, तो फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स क्यों? रीना जी ये क्यों नहीं कह रही कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, हम और बेहतर करेंगे? आप केंद्र पे क्यों डाल रही है? मैं ये समझना चाह रहा हूं, प्लीज रीना जी बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाती हूँ कि हमारा जो कोटा है, हमारा पुराना कोटा जो था 378 मेट्रिक टन था, जिसको केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। उसके लिए हमने पूरा आभार व्यक्त किया कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने 378 से हमारा बढ़ा दिया। लेकिन कल क्या हुआ कि हरियाणा और यूपी, जहां से 2 जगह से हमारी सप्लाई आनी थी, वहां की दोनों सरकारों ने अपने पुलिस अधिकारी और अपने आईएएस ऑफिसर उन प्लांट्स पे बैठा दिए, तो वहां से ट्रक्स निकल नहीं पाए। तो कल हमें 177 मेट्रिक टन मिला, सिर्फ जो हमारा पुराना कोटा था उतना भी नहीं मिल पाया। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह की स्थिति है तो इसके लिए तो गृह मंत्री को ही इंटरवीन करना पड़ेगा, गृह मंत्री जी को पैरामिलिट्री फोर्स भेजनी पड़ेगी, कुछ भी खोजना पड़ेगा। अब इस तरह से अगर स्टेट्स आपस में लड़ने लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या फायदा हुआ? आप बताइए। हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ। अगर मैं कुछ चुप हो ना करूं, कौन कह सकते हैं कि सब लोग अलग अलग जवाब तो लीजिए। स्टेट्स? आप बताइए, ऐसा कोई चाहता है क्या? रुकिए रीना जी, आपने बोला अब आपका काउंटर आ रहा है, अब आप सुनिए, क्योंकि जनता तो देख रही है ना, जनता को डिसाइड करने दीजिए। हरीश खुराना बताइए, उन्होंने बोला दिए नहीं है सेंटर में। हरीश खुराना। संजू वर्मा जी वो ये कह रही है, उनसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से मैं कुछ भी पूछूं, वो कह रही है सेंटर की गलती है, हमारी कैपेसिटी 300 की है, आपने हमें 125 से कम दी है। संजू वर्मा जी, सारा ये जो एलिगेशन का गेम है, इससे जनता को फर्क नहीं पड़ता। ऐश्वर्या जी, मैं कुछ अभी कहना चाहती हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं संजू जी? पहली बात तो ये कि होम मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि कहीं पर भी किसी भी राज्य सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या हरियाणा की हो, क्योंकि लोग उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को अभी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ, होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कहीं पर भी कोई भी पुलिस अफसर हो, जवान हो या कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, किसी से ये नहीं कहा गया है कि दिल्ली को जाने वाली ऑक्सीजन टैंकर्स या सिलेंडर्स पर कोई पाबंदी हो। मैं बिल्कुल संजू वर्मा जी, मैं आपको रोक रहा हूं इस समय, मैं जा रहा हूं दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी के पास। सिर्फ मीनाक्षी लेखी जी, इस समय जो मैं आपसे उस समय पूछ रहा था, मीनाक्षी जी इस समय समय है, जनता को फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन है कि ट्रक नहीं है, सिलेंडर है कि नहीं है, दिल्ली है, हरियाणा है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस है, उनको बेसिक एमिनिटीज चाहिए। आपके पास सैकड़ों कॉल आ रही होंगी मीनाक्षी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं डिबेट पे कि भाई है नहीं, और अरविंद केजरीवाल आके
धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री का। ग्राउंड रियलिटी क्या है मीनाक्षी लेखी जी? देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि 15-16 तारीख तक इन्होंने खुद, इनका आपको वीडियो क्लिप मिल जाएगा जिसमें इन्होंने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो यानी प्री प्लानिंग इनकी नहीं थी कि क्या कितना आगे का क्या रिक्वायरमेंट है, और ना ही इन्होंने कोई रिक्वायरमेंट भेजा। पहली प्रॉब्लम यानी प्लानिंग की कमी। सेकेंड चीज़ आप देखिए कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बनाने के कुछ संयंत्र लगे हुए थे कुछ साल पहले, और कई सालों से वो बंद पड़े हैं। उसको ना ठीक किया गया, ना नया बनाया गया, ना कोई अस्पतालों के साथ नया संयंत्र लगाने का प्रावधान किया गया। तीसरी चीज़, पीएम केयर्स के तहत यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास ही वेंटिलेटर्स थे 70 साल की आज़ादी के बाद, और तब भी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि और जगहों से बेहतर है। पीएम केयर्स में जो पैसा आया वो राज्यों को दिया गया, और यहाँ तक कि मैंने खुद कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी जो EWS का काम करते हैं उनको भी कहा कि इन सबको भी वेंटिलेटर दिए जाने चाहिए। तो अब वेंटिलेटर ही नहीं है तो ऑक्सीजन के संयंत्र लगाने की बात दूर है। तीसरी चीज़, दिल्ली की अगर आप भयावह स्थिति देखें तो पहले CAA के विरोध में कुछ लोग बैठे थे। अब मैं एंटी नेशनल कहूँगी तो बहुत सारे लोग शुरू हो जाएंगे ट्वीट करने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसने कहा कि हमें असम को हिंदुस्तान से काटना है, वही ग्रुप ने नोएडा की जो मेन आर्टिलियर रोड दिल्ली को ज्वाइन करती है उसको काटने के लिए उस सड़क को घेरा था। और अभी किसानों के नाम पर जो लोग आंदोलनकर्ता परजीवी बैठे हुए हैं, उन्होंने दिल्ली की 2 मेन आर्टीरियल रोड, एक हरियाणा की तरफ से, एक यूपी की तरफ से घेर के बैठे हुए हैं ताकि वो ट्रैफिक मूवमेंट जो है 100-150 किलोमीटर का अंतर पड़ता है उन सब के घेरने की वजह से। आप अंदाज़ा लगाइए, उन लोगों के लिए इन लोगों ने टेंट का, खाने का, पीने का, पहनने का सारा इंतज़ाम कराया, लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार काम करे। ये जो इनके साथी वहाँ बैठे हैं जो कि दिल्ली के ऊपर कूच की युद्ध की स्थिति बना के बैठे हैं, जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले पर आतंक मचाया, उन लोगों के प्रति इन्होंने आज तक कोई बयान नहीं दिया। और साथ ही जिनके साथ ये मिली भगत की राजनीति करते हैं, राजस्थान की सरकार ने अपने यहाँ ऑक्सीजन रखने के लिए राजस्थान के प्लांट से दिल्ली ऑक्सीजन भेजना बंद किया हुआ है। राजस्थान की सरकार के लिए क्यों नहीं कहते? राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ आप जब साठगांठ की राजनीति करते हैं तो बताइए ना कि आपका ऑक्सीजन का प्लांट जो राजस्थान में लगा हुआ है वहाँ से आपको ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो रही। तो ये सब नाटक नौटंकी बंद करके दिल्ली की जनता को जो साथ और जो आगे काम करना है वो सब काम में आप कहीं ना कहीं एब्सेंट है। आज ऐश्वर्या जी, मैं टीवी से थोड़ा दूर रहती हूँ लेकिन आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। एक आपके माध्यम से बात और बताना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर पाकिस्तान से कुछ हिंदू शरणार्थी बिल्कुल भयावह स्थिति में यमुना के किनारे बैठे हैं, और आज यमुना किसी नाले से कम नहीं है। दिल्ली में मजनू के टीले पे जो बैठे हुए शरणार्थी हैं उनके पास पिछले 2 दिन से बिजली कटी हुई है, और वहाँ के प्रधान का लगातार मुझे फ़ोन आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आपके माध्यम से मैं देश के सामने ये चीज़ें लाना चाहती हूँ कि ये वही लोग हैं जो एक तरफ जो रोहिंग्यास को बिठाने की प्रावधान मीनाक्षी जी, समय कम है, माफी चाहता हूं मैं, नीतिगत तरीके से इस देश में बैठे उनके लिए काम नहीं कर रहे तो ये थी दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी, कह रही थी साथ आइए, काम करिए, ब्लेम गेम बंद करिए। तो 5 के प्रहार में इतना ही, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आएंगे मेरी साथी लेकर महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी और बाकी सभी पैनलिस्ट को।